नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, बीएस नेगी जी की बुक को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज अगला लेक्चर रहने वाला है। आज हमारा चैप्टर यहाँ पे रहने वाला है 8 9वां चैप्टर। ठीक है, इससे पहले 8 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे और जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज है हमारी वो भी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्ले स्टोर में जाके आप वीडियोज को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आज जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो है उत्तराखंड का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों का योगदान एवं विशिष्ट शब्दावली। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि उत्तराखंड जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहा था, वहां पे उत्तराखंड में कौन कौन से यहाँ पे पत्र पत्रिकाएं आती है, समाचार पत्र कौन से आते हैं, तो वो हम डिटेल में चीजें यहाँ पे आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहेगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर भारत के अंतर्गत हम बात करते हैं समाचार पत्रों के इतिहास के बारे में बात करते हैं, हम प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाने का जो श्रेय जाता है ना, वो पुर्तगालियों को जाता है। किसको जाता है? पुर्तगालियों को यहाँ पे जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। साथ ही साथ भारत के अंतर्गत बात करूं तो भारत का पहला जो समाचार पत्र था, ठीक है, वो आया था 1780 में आया था। कहां से? कलकत्ता से आया था, जिसका नाम था बंगाल गजेट। क्या नाम था इसका? इसका नाम था बंगाल गजेट। और ये जो समाचार पत्र था ना, ये अंग्रेजी में था। किस में था? ये आपका अंग्रेजी में देखने को मिलता था। ठीक है, और इसके जो संपादक थे वो थे जेम्स हिक्की। कौन थे? जेम्स हिक्की थे। तो पहली बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोलने का या श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है पुर्तगालियों को। अंग्रेजों को नहीं करना है, पुर्तगाली करना है। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ स्थापित किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था या स्थापित किया गया था, ये किया गया 1780 में किया गया था कलकत्ता में, जिसका नाम था द बंगाल गजेट, जो कि अंग्रेजी में था। और इसको जो किया था वो संपादक कौन थे इसके? वो थे जेम्स हिस्की। ठीक है, तो चीजें क्लियर आपसे यहाँ से हो रही होंगी। इसी के साथ ही 1826 में, ठीक है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र आता है उदंत मातन। देखिए, दो चीजें हैं। पहला, अगर मैं बात करूं, समाचार पत्र जो आया है वो अंग्रेजी में आया है। अब हम बात कर रहे हैं हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो ये था 1826 में था उदंत मार्तंड, जिसके संपादक थे जुगल किशोर। कौन थे? जुगल किशोर थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जुगल किशोर थे, 1826 में ये आता है यहाँ पे। इसी के साथ ही 1842 में से 1850 के आसपास उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र। देखिए, अलग अलग चीजें हैं। ये पहला भारत का अंग्रेजी था, भारत का हिंदी था। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र जो था ना, वो था आपका द हिल्स। कौन सा था? द हिल्स। ये भी आपके देखिए नाम से ही लग रहा है द हिल्स। ये भी किस में था? ये भी आपका अंग्रेजी भाषा में था। और ये कहाँ से निकला था? ये आपका मसूरी से। कहाँ से? मसूरी से निकला था। ठीक है, और इसी के साथ ही यहाँ पे जिसके जो संपादक थे ना, देखिए संपादक पूछे जाते एग्जाम में, तो याद रखना आयरिश थे जॉन मैकेनिंग। कौन थे? आयरिश जॉन मैकेनिंग थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र कौन सा था? द हिल्स था, जो कि अंग्रेजी भाषा में था, जो कि मसूरी से निकलता था। और इसके संपादक थे जॉन मैकेनिंग, जो कि एक कहाँ से थे? आयरिश, या मतलब आयरलैंड से ये आयरिश थे। ठीक है, तो जैसे भारत वालों को क्या कहते हैं? इंडिया वालों को इंडियन कहते हैं ना, ऐसे जो आयरलैंड वालों को आयरिश कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, ये डेट भी आपको, ये सन भी आपको याद रखना है, और आपको ये भी याद रखना है कहाँ से निकलता था, कौन सा था, कौन सी भाषा में था। इसके साथ ही मैकेनिन ने उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस भी कहाँ पे खोली? मसूरी में खोली। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस खोली जाती है वो कहाँ खोली जाती है? मसूरी में। और किसके द्वारा? मैकेनिन के द्वारा ही यहाँ पे खोली जाती है। ठीक है, इसके साथ ही 1850 में के आसपास ही मैफिस लाइट, ठीक है, मैफिस लाइट की बात करूं मैं, तो समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, कौन करते हैं? जॉन लैंग करते हैं। कौन को? जॉन लैंग करते हैं 1850 के आसपास। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसी के साथ ही अगर हम बात करें राज्य के अंतर्गत बात करते हैं, ठीक है, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत बात करें कि राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक समापत्री कौन था? अब यहाँ पे हम दैनिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दैनिक पत्र की बात करेंगे तो इसका नाम था आपका, आगे भी हम देखेंगे, इसका नाम था आपका पर्वतीय। क्या था आपका? ये आपका पर्वतीय था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते हुए चलना साइड में। और इसका प्रकाशन होता है 1953 में, स्वतंत्रता के बाद की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उत्तराखंड में पहला दैनिक पत्र कौन सा था? पर्वतीय था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। और किसने किया था? ये किया था विष्णुदत्त उनियाल जी ने। किसने किया था? विष्णुदत्त उनियाल जी ने। ठीक है, उनियाल जी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। और ये कहाँ से निकलता था? ये आपका नैनीताल से निकला। कहाँ से? नैनीताल से निकला। ठीक है, तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, यहाँ से आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप। ठीक है, तो इनको सभी को आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करें उत्तराखंड का प्रथम हिंदी समाचार पत्र समय विनोद के बारे में। देखिए, उत्तराखंड का सबसे पहला जो
प्रकाशित पत्र था वो था समय विनोद। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, ये क्वेश्चन आपका वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था कि जो समय विनोद था वो कौन सी भाषा में था। तो याद रखना है ये आपका हिंदी और उर्दू में था। किसमें था? हिंदी और उर्दू में था। और ये भी रिसेंटली आपका 2025 में पेपर हुआ है ना, जो पेपर कैंसिल हुआ था वहां पे पूछा गया था। तो याद रखना है उत्तराखंड का पहला जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था वो समय विनोद था, जो 1868 में निकला था। इसकी भाषा क्या थी? हिंदी उर्दू थी। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे जयदत्त जोशी। कौन थे? जयदत्त जोशी थे। अगला देखते हैं, इसका स्थान देखिए, तो ये नैनीताल जिले के अंतर्गत जसपुर से। देखिए अब यहाँ पे मेन चीज ये है ना, ये निकलता कहाँ से था? ये जसपुर से निकलता था, ठीक है। जो कि आपका देखिए, अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर जसपुर तो उधम सिंह नगर में आता है, क्योंकि ये जब अखबार निकला है ना तब आपका उधम सिंह नगर नहीं, तब ये नैनीताल के अंतर्गत ही आता था, ठीक है। तो 1868 के आसपास आपको याद रखना है। और 1868 में ही इसके ना उस टाइम पे 32 ग्राहक थे। कितने थे? 32 ग्राहक थे। मतलब अभी जैसे आपने देखा न्यूज़पेपर वगैरह घरों में जाता है तो कितने लोग यहाँ जाता है, पर पहले जो इसका था इसे 32 ही ग्राहक थे। 1969 में, सॉरी 1869 में इसमें 68 ग्राहक हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 30 से 32 यहाँ पे क्या हुए, बढ़ गए थे। तो याद रखना है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बनने वाला है, ठीक है। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं इस पत्र। अब जो आपका ये समय विनोद था ना, तो इस पत्र के अंतिम अंक का वर्णन 1877 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है ना, इसके बारे में आपको पता होगा। आपने लिटन का टाइम पढ़ा होगा, 1878 वाला लिटन का टाइम पढ़ा होगा। फिर रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया था। आप हिस्ट्री में इस चीज को पढ़ते हैं, ठीक है। मैं बार बार चीजें रिपीट करता हूँ क्योंकि आपको चीजें याद हो। और ये ऑलरेडी मैं जब भी क्वेश्चन आता हूँ ये क्वेश्चन पूछा भी गया रिसेंट के एग्जाम में, ठीक है। उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी ने इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो आपको याद रखना है जो वर्नाकुलर स्पेस एक्ट था, ये वर्नाकुलर का मतलब होता है ना लोकल लैंग्वेज में, जो भारतीय भाषाओं में जो लोकल लैंग्वेज में जो अखबार निकलते थे ना उनके ऊपर जो लिटन था, लॉर्ड लिटन ने यहाँ पे क्या पाबंदी लगा दी थी। उसके बाद 1882 में क्या होता है, रिपन का कार्यकाल आता है और रिपन ने क्या किया, इनके ऊपर सेंसरशिप को हटा दिया था, ठीक है। ये चीजें पता होनी चाहिए, एग्जाम में कहीं कहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो आपका समय विनोद समाचार पत्र था ना, तो इसका अंक, इसका जिक्र हमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में देखने को मिलता है। साथ ही 1877 के अंक में अंग्रेजों के समक्ष पद पर कार्यरत भारतीयों को कम वेतन दिए जाने का कड़ा विरोध भी किया गया था इस समाचार पत्र ने, ठीक है। इनको अंग्रेजों ने क्या कहता है इसका, अंग्रेजों के लिए जो ये समाचार पत्र था इसने क्रिटिसाइज किया था अंग्रेजों को, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है यहाँ पे। क्लियर है? और ये बात कर रहे हैं हम अप्रैल 1877 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको एक बार देखे थे, एक दो पॉइंट यहाँ पे छूटे हुए हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। इसी के साथ ही देखिए, और 1927 के आसपास, ठीक है, 1927 में क्या होता है, एक विजय पत्र कांग्रेस की गर्म विचारधारा को प्रभावित करता था, ठीक है। एक विजय क्या था, विजय पत्र था, ठीक है। ये विजय पत्र करता क्या था, ये क्या करता था, जो कांग्रेस की जो गर्म विचारधारा थी ना उससे बहुत प्रभावित था ये, ठीक है। क्योंकि दो थे, एक गर्म दल एक नरम दल थे, ठीक है। तो गर्म दल क्या थे, एग्रेसिव थे बहुत ज्यादा, ठीक है, लड़ाई झगड़े में ज्यादा विश्वास करते थे वो। तो उससे विचारधारा से काफी प्रेरित था, इसको भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ ही एक पत्र और आता है 1924 के आसपास, एक पत्र का नाम याद को याद रखना है जिसका नाम था हृदय पत्र। क्या था इसका नाम? हृदय पत्र था, ठीक है। अब इस हृदय पत्र की मैं बात करूं तो इसका उद्देश्य जो मेन था ना, वो कांग्रेस के जो आंदोलन थे तो उनका विरोध करना था। तो कांग्रेस के जो आंदोलन चलते थे उनका विरोध करता था हृदय पत्र, 1924 में आया था। और विजय पत्र क्या था, एक गर्म दल से काफी ज्यादा प्रभावित था और ये आया था आपका 1927 में आया था। तो ये दो चीजें आपको याद यहाँ पे रखनी है। आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं अल्मोड़ा अखबार के बारे में, क्योंकि अल्मोड़ा अखबार इंपॉर्टेंट है। तो 1871 से लेके 1918 तक ये प्रकाशित रहता है। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा इसको बंद करा दिया जाता है, इसकी जगह पे शक्ति पत्र आएगा, वो आगे हम देखने वाले हैं। तो 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। कहाँ? ठीक है। इसके संरक्षक के रूप में किसने काम किया? भीम सिंह ने काम किया। सलाह किसने थे? बुल्ली वल्लभ पंत थे। तो याद रखना है जो बुल्ली वल्लभ पंत हैं इसके सलाह थे क्लब के, और जो संरक्षक के रूप में भीम सिंह को नियुक्त किया गया था। अल्मोड़ा से निकलता था और डिबेटिंग क्लब की स्थापना यहीं पे होती है। तो याद रखना, इसी के अंतर्गत जो अल्मोड़ा अखबार था ना, अल्मोड़ा अखबार, तो इसका प्रकाशन शुरू होता है 1871 में। देखिए पहले डिबेटिंग क्लब बनती है 1870 में, इसके बाद ही इस अखबार को ये लोग निकालते हैं, ठीक है। और प्रथम संपादक कौन थे इसके? बुल्ली वल्लभ पंत ही थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन रहने वाला है आपका, ठीक है। अब देखिए इसकी जो अवधि थी ना, अगर आप देखते हैं 1871 से लेके 1918 तक, तो ये 48 वर्षों तक ये रहता है तक, ठीक है। तो जीवित रहने वाला पहला देसी पत्र था, ठीक है। पहला देसी पत्र 48 वर्ष तक जीवित यहाँ पे रहता है। इसका जो पंजीकरण था ना, तो सरकारी रजिस्टर नंबर इसका 10 था, क्योंकि पंजीकरण करना अनिवार्य होता है यहाँ पे। प्रेरणा की बात करूं तो अंग्रेजी पत्र एक आपका पाइनियर है। कौन सा है? एक पाइनियर अखबार था अंग्रेजी पत्र। इससे ही
प्रेरणा लेके, ठीक है, 1865 में ही इलाहाबाद से निकला था पायनियर। देखिए 1865 में जब इलाहाबाद में पायनियर निकलता है ना, तो इसके 5 साल बाद ही यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार बनता है। तो कहीं ना कहीं इससे ही प्रेरणा मिली थी इस अखबार को और ये यहाँ पे निकाला गया था। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब इस अखबार से रिलेटेड कुछ संपादकों का क्रम हम देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं बुल्ली बल्लभ पंत आते हैं। ठीक है, इसके बाद मुंशी इम्तियाज अली आते हैं। इसके बाद आते हैं जीवानंद जोशी आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही आपके आते हैं सनानंद सनवाल आते हैं, फिर विष्णुदत्त जोशी आते हैं, और अगले जो लास्ट रहते हैं वो रहते हैं आपके यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे रहते हैं। ठीक है, देखिए इनके बाद ही ये अखबार बंद हो जाता है 1918 में। इसके बाद ही शक्ति समाचार पत्र कौन निकालते हैं? ये निकालते हैं बद्रीदत्त पांडे निकालते हैं। उसके बारे में भी आगे हम देखने यहाँ पे वाले हैं। 1913 में ही बद्रीदत्त पांडे, बीडी पांडे के बाद प्रसार में 50 से 500, इसका जो प्रसार था ना 500 से 1500 यहाँ पे हो गया था। ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 1913 में जो अल्मोड़ा अखबार था, इसके संपादक बनने के बाद ही इसका जो प्रसार संख्या थी ना वो 500 से बढ़कर 1500 यहाँ पे हो गई थी। तो आपको यहाँ पे इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे याद आपको रखना है। अब देखिए इसी अखबार के यहाँ पे ना 1918 में क्या होता है, इनके द्वारा काफी ज्यादा अंग्रेजों के बारे में इसमें लिखा जाता है। तो अंग्रेजों के द्वारा क्या होता है, इसके ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। तो 1000 रुपए काफी ज्यादा होते थे उस टाइम पे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार बंद होने का, जो बंद होना। ठीक है, तो 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है। अब देखिए मेन चीज ये है ना, जो अल्मोड़ा अखबार बंद होता है ना, इसके बाद एक शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र निकलता है। क्या निकलता है? एक शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र निकलता है। तो शक्ति जो था ना, ये क्या था आपका? ये एक साप्ताहिक पत्र था। क्या था आपका? एक साप्ताहिक पत्र था यहाँ पे, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो जनवरी 1921 को बागेश्वर में हुए कुली बिगाड़ आंदोलन की शक्ति पत्र ने स्वाधीनता का संग्राम कहा था। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि देखिए 1918 में जब आपका अल्मोड़ा अखबार बंद होता है ना, तो शक्ति साप्ताहिक प्रकाशित होना शुरू होता है। तो यही क्या करता है, जनवरी 1921 में जब कुली बिगाड़ प्रथा का चीजें होती हैं, तो बागेश्वर में हुए कुली बिगाड़ उन्मूलन आंदोलन को शक्ति पत्र ने क्या कहा? स्वाधीनता का संग्राम कहा था। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से अखबार में जो कुली बिगाड़ उन्मूलन आंदोलन था उसको स्वाधीनता का संग्राम किया। तो आपको शक्ति यहाँ पे याद रखना है। और 15 अक्टूबर 1918 को विजयादशमी के दिन, ठीक है, इस दिन विजयादशमी थी, बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का यहाँ पे प्रकाशन किया जाता है। कहां से? देशभक्ति प्रेस से किया जाता है। कहां से? देशभक्ति प्रेस से किया जाता है। कुली बिगाड़ आंदोलन के समय गौरदा द्वारा, ठीक है, जो हमारे कवि थे, एक रचयिता थे, कवि थे, इनके द्वारा एक कविता लिखी जाती है, मुल्क कुमाऊं सुन लिया यार, झन दिया कुली बिगाड़। इस पत्र में छपी थी। जो इनके द्वारा एक कविता जो लिखी गई थी, किसके द्वारा? यहाँ पे जो गौरदा है, ठीक है, तो जो गौरदा है इनके द्वारा ये चीजें यहाँ पे लिखी गई थी। ठीक है, तो इनके लिए बोला गया मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यार। कहने का मतलब है जो कुमाऊं के लोग हैं, जो मुल्क कुमाऊं है, ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं, आप लोग सुन लेना। ठीक है, आप लोग ये सुन लेना यार कि झन दिया, झन मतलब मत देना, मत देना क्या? कुली बिगाड़। ठीक है, तो इसके बाद आपको पता ही है कुली बिगाड़ रजिस्टर वगैरह क्या हुए थे 1921 में सरयू नदी पे उत्तरायण के दिन 13-14 जनवरी को बहा दिए गए थे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक करके चीजें बताई जा रही है बारीकी से आपको। आप आराम से नोट्स बनाइए, एक दो बार वीडियो को सुनिए, फिर उन नोट्स को रिवाइज कीजिए और बुक को एक बार पढ़ लेना, तो आपकी चीजें यहाँ से क्लियर होने जाने वाली है। चलिए आगे देखते हैं, हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। अब जो शक्ति समाचार पत्र था, शक्ति साप्ताहिक था ना समाचार पत्र, इसके संपादक भी रहे होंगे। तो इनके पहले आपके थे बद्रीदत्त पांडे थे, दूसरे आते हैं विक्टर मोहन जोशी 1919। ठीक है, फिर आते हैं राम सिंह धोनी आते हैं, फिर आगे दुर्गादत्त पांडे, मनोहर पंत, मथुरा दत्त त्रिवेदी, पूरन चंद्र तिवारी और देवी दत्त पंत। ठीक है, ये सभी आपको नाम यहाँ पे याद रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम कुमाऊं क्षेत्र में अन्य समाचार पत्रों के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। पहला आता है आपका स्वाधीन प्रजा, जो 1930 से 33 के आसपास होता है। ठीक है, इसके जो संपादक थे ना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपका स्वाधीन प्रजा था, इसके संपादक कौन थे? तो ये थे विक्टर मोहन जोशी, जो कि अल्मोड़ा से थे। ठीक है, तो 1930 में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नैनीताल में अल्मोड़ा के जंगलराज झगड़ों को छापा, जंगल तुम्हारे शीर्षक से यहाँ पे पत्र लिखा गया। मतलब देखिए ये जो स्वाधीन प्रजा था ना, इस स्वाधीन प्रजा के द्वारा ही यहाँ पे जो अल्मोड़ा से 1930-31 तक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में इसने क्या किया था? काम किया था। साथ ही स्वाधीन प्रजा का जो प्रकाशन होता है ना, वो कौन करते हैं? विक्टर मोहन जोशी जी करते हैं। ठीक है, और इस पत्र में ना नैनीताल व अल्मोड़ा में हुए जो झंडा सत्याग्रह हुआ था, जो अल्मोड़ा और नैनीताल में, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे छापा गया था। और इस पत्र के द्वारा ही जंगल जात जो समस्याएं थी,
ठीक है, जंगल जात समस्याओं को भी यहाँ पे को क्या लिखा था, जंगल तुम्हारे शीर्षक नाम से यहाँ पे छापा गया था। ठीक है, ये इसका शीर्षक था और जो जंगल जात झगड़े वगैरह चलते थे उसके बारे में भी इनके द्वारा यहाँ पे लिखा गया था। ठीक है, और इसी के साथ ही 1930 में अल्मोड़ा में ही क्या होता है, एक आपका झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भी जो होता है ना, वो कौन करते हैं, विक्टर मोहन जोशी यहाँ पे करते हैं। तो आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके साथ ही आपका अल्मोड़ा से 1922 में, ठीक है, एक जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट कह सकते हैं। ठीक है, किसका कह सकते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट गजट कह सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, डिस्ट्रिक्ट गजट करके। ठीक है, तो 1922 में कहाँ से, जिला समाचार या फिर डिस्ट्रिक्ट गजट नाम से ही एक समाचार पत्र का प्रकाशन भी यहाँ पे होता है। ठीक है, जो 1925 ईस्वी में कुमाऊं कुमुद इसका नाम ना कुमाऊं और कुमुद कर दिया गया। जो डिस्ट्रिक्ट गजट था ना, इसका नाम कुमाऊं कर दिया गया। ठीक है, इसका नाम कर दिया कुमाऊं कुमुद कर दिया गया। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, 1925 में 3 वर्ष बाद। ठीक है, और इसके संपादक कौन होते हैं, इसके संपादक जो बनते हैं वो आपके बनते हैं पूर्ण चंद, फिर प्रेम वल्लभ जोशी, ठीक है, और बसंत कुमार जोशी आदि ये बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सब चीजें लिखी हुई हैं। 1922 में अल्मोड़ा से डिस्ट्रिक्ट गजट के नाम से शुरू होता है। संपादक थे इसके पूर्णचंद, प्रेमचंद जोशी, बसंत कुमार जोशी। और 1928 में स्वतंत्रता की चाह, 1941 में हिलरिज में अधिक दिन तक कटेगा हंसिया, हथियोड़ा का बोलवाला आदि, ये चीजें यहाँ पे थी। देखिए, जो कुमाऊं कुमुद था ना, तो 1928 में इसमें एक अंक में एक शीर्षक रूप से स्वतंत्रता की चाह नाम से एक क्या होता है, लेख लिखा जाता है। तो ये सब इसी की चीजें हैं। ठीक है, इसी के साथ 43 में एक अंक इसमें लिखा जाता है फॉसिज्म का दीवाना। क्या लिखा जाता है, एक फॉसिज्म का दीवाना लिखा जाता है। और इसमें कहा गया कि जो हिल्ट्रिज्म में अधिक दिन तक टिकेगा नहीं हंसिया, ठीक है, और हथौड़ा का बोलबाला होगा। ये सब इसी में क्या है, इसके अंक में प्रकाशित किए गए थे, कुमाऊं कुमुद में ये किए गए थे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट आगे आएगा आपका समता। तो 1934 में ही क्या होता है, जो अल्मोड़ा से ही ना समता नामक एक साप्ताहिक पत्र, ये सब क्या है, साप्ताहिक दैनिक नहीं है, याद रखना, साप्ताहिक पता होगा ना, 7 दिन में जो निकलता है, दैनिक डेली निकलते हैं, त्रिमासिक 3 महीने में निकलते हैं, ठीक है, वार्षिक 1 साल में निकलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। तो साप्ताहिक पत्र की बात करूं तो ये समता था, 1934 में निकलता है साप्ताहिक। इसके जो संपादक थे वो थे हरिप्रसाद तमता। कौन थे, हरिप्रसाद तमता थे। तो इनके द्वारा दलितों के उत्थान के लिए ना पहला अंक ना 1934 में, जून 1934 में यहाँ पे निकाला गया था, प्रकाशित किया गया था। और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी था A2518, इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर था। और ये क्या था, दलितों के उत्थान के लिए ये अंक निकाला गया था यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ ही उत्तराखंड की पहली दलित महिला स्नातक की क्वेश्चन पूछेगा, तो इनका नाम है लक्ष्मी देवी टमटा। ठीक है, इनके द्वारा भी इसका क्या क्या संपादक यहाँ पे संपादन किया गया, किसका, समता का। ठीक है, तो दोनों याद रखने हैं। पहली बात तो समता कब आता है, 34 में आता है, किस लिए आता है, ये दलितों के उत्थान के लिए था। इसका पहला अंक जून 1900 यहाँ पे जून 1934 में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और दलितों के उत्थान के लिए, और यह हरिप्रसाद तमता संपादन करते हैं, अल्मोड़ा से निकलता है। ठीक है, ये मेन चीज आपको याद यहाँ पे होनी चाहिए। 1934 में ही देवकीनंदन ध्यानी ने हल्द्वानी से एक स्वर्ग भूमि नाम से चीजें निकालते हैं। ठीक है, क्या है, स्वर्ग भूमि, ये भी आपको याद रखना है। तो स्वर्ग भूमि समाचार पत्र कहाँ से निकलता है, आपका हल्द्वानी से निकलता है, 1934 में निकलता है। कौन निकालते हैं, देवकीनंदन ध्यानी निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में और देख लेते हैं हम यहाँ पे। स्वर्ग भूमि के मैंने बता दिया, देवकीनंदन ध्यानी। नटखट की बात करूं, 1935 में अल्मोड़ा बाल साहित्य मदन मोहन अग्रवाल के द्वारा निकाला जाता है। जागृत जनसभा 1939 से पीताम्बर पांडे निकालते हैं। पटाखा 1939 में काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पटाखा सुबन सिंह जीना के द्वारा निकाला जाता है। और प्रजाबंधु 1947-48 में रानीखेत से निकलता है। जयदत्त बेला जो कि वकील, इनके द्वारा ये यहाँ पे निकाला जाता है। तो इसी के साथ ही आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में एक बार हम यहाँ पे चीजें देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक हिलान से निकलता है जो कि अल्मोड़ा से निकलता है। ठीक है, पूर्वासी अल्मोड़ा से, जो कि एक वार्षिक था, तो ये भी आपको याद रखना है। कुमाऊं की आवाज अल्मोड़ा से, बद्रीनाथ रानीखेत से, पर्वतीय खबर संचार नैनीताल से। देखिए, इसमें कभी कभी क्या होगा ना, इसमें से बोल देगा, इसमें से 3 आपको कुमाऊनी पत्र दे देगा और आपको एक गढ़वा समाचार पत्र दे देगा। तो इसमें से बोलेगा कि इसमें से कौन सा कुमाऊनी नहीं है, तो ध्यान से देखना। पहाड़ नैनीताल से निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं की आवाज इंपॉर्टेंट है, हिलांसी इंपॉर्टेंट है।
उत्तरा आपके नैनीताल से निकलता है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका त्रैमासिक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़िए, मार्केट में आता है 3 महीने बाद। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपके बहुत चीजें पता चलती है। अगर आप कभी पीसीएस मेंस वगैरह लिखेंगे तो यहाँ से आप बहुत चीजें मेंस से कर सकते हैं। तो ये जो आपका उत्तरा है ना, गटकुमु और आपका दूसरा ये उत्तरा, ये दोनों आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है। नागरिक उत्तराखंड मसाल रामनगर से निकलता है। कुमाऊंचल केसरी जो कि आपका हल्द्वानी से निकलता है। हिल रिव्यू आपका हल्द्वानी से। उत्तर ज्वाला भी आपका हल्द्वानी से। न्योली भी पिथौरागढ़ से। उत्तराखंड ज्योति पिथौरागढ़ से। आज का पहाड़, मध्य पहाड़ और मध्य हिमालय पिथौरागढ़ से। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तीनों, आपको याद रखना है। ये देखिए, अब इसमें जो आज का पहाड़ है ना, ये त्रैमासिक है। मध्य पहाड़ आपका मासिक है, मंथली। मध्य हिमालय आपका मासिक है। ठीक है। इसके साथ ही उत्तराखंड दर्पण, उधम सिंह नगर का दर्पण, ये उधम सिंह नगर से निकलते, दोनों याद रखना। उत्तराखंड दर्पण और उधम सिंह दर्पण ये निकलते हैं उधम सिंह नगर से। प्रजाबंधु रानीखेत से। नैनीताल समाचार आपका नैनीताल से। और रानीखेत अल्मोड़ा से आपका प्रजाबंधु निकलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये साप्ताहिक है, जो आपका प्रजाबंधु है ना, ये आपका साप्ताहिक है। और आपका नैनीताल समाचार क्या है, आपका ये पाक्षिक है। ठीक है। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको आगे कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे गढ़वाली अखबार के बारे में। ठीक है, तो गढ़वाली, गढ़वाल क्षेत्र के समाचार पत्र, देखिए कुमाऊं के हमने कवर कर लिए सभी, अब हम गढ़वाल क्षेत्र के यहाँ पे कवर करने वाले हैं। 1905 में गढ़वाली अखबार यहाँ पे निकलता है। ठीक है, ये एक क्या था आपका, ये मासिक पत्र था। एक क्या था आपका, ये एक आपका मासिक पत्र था। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, मासिक पत्र ये प्रारंभ होता है 1905 में। और तो ये चलता कब तक है, 1952 तक चलता है। कब तक चलता है, 1952 तक ये यहाँ पे चलता है। तो गढ़वाल यूनियन के प्रयासों से ये निकलता कहाँ से था, देहरादून से निकला था। कहाँ से निकला था, देहरादून से निकला था। ठीक है, इसको याद रखना है। और इसकी जो भाषा थी वो गढ़वाली थी, और ये की मासिक समाचार पत्र यहाँ पे था, मासिक अखबार था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। तो गढ़वाल यूनियन के प्रयासों से देहरादून से प्रारंभ होता है 1905 में मई, और कब तक तकता है, 1952 तक। इसके संपादकों की बात करूं तो गिरजा दत्त नैथानी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तारदत्त गैरोला इंपोर्टेंट है। और विशंबर दत्त चंदोला, ये तीनों काफी इंपोर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। तो विशंबर दत्त चंदोला गढ़वाल के में पत्रकारिता का भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गढ़वाली भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, विश्वविद्वान चंद चंदोला को यहाँ पे कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, भाषा इसकी है गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक अखबार था यहाँ पे। इसके मुद्रण की बात करूं तो 1911 में तक ये बरेली के दीनबंधु प्रेस में छपता था। देखिए बरेली में ना एक दीनबंधु प्रेस है, वहां पे छपता था। और 1912 से गढ़वाली प्रेस में ये मुद्रित हो गया। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था A304। ये पूछता नहीं है, बट यहाँ पे मेंशन की हुई है चीजें, तो लिखी हुई थी बुक में, तो मैंने यहाँ पे मेंशन यहाँ पे कर दी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। साहित्य की बात करूं तो प्रथम अंक में सत्य शरण रतुड़ी की अमर कविता उठो गढ़वालियों को प्रकाशित में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो साहित्य था, इसमें जो प्रथम अंक में यहाँ पे सत्य जो शरण सतुरी जी हैं, इनकी एक अमर कविता है जिसका नाम है उठो गढ़वालियो, इसमें इसको प्रकाशित किया गया था, उठो गढ़वालियो। ठीक है, सत्य शरण रतुरी आपको याद यहाँ पे रखनी है इनके बारे में भी। आगे देखते हैं। 1916 से लेकर 1952 तक संपादन विश्वनाथ चंद्र चंदोला ने किया था इसका। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने बात की गिरिजा नैथानी, फिर तारदत्त गैरोला, इसके बाद विषम चंदोला करते हैं पूरा 1916 से लेकर 1952 तक। इसे गढ़वाल की पत्रकारिता का इन्हें, ये मैंने बताई दिया आपको, इन्हें गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको यहीं पे लिख के बता दिया था। ठीक है, बाकी चीजें सब कुछ लिखी हुई है, पर मुझे जहाँ पे चीजें याद आ रही है मैं डायरेक्टली वहां बता, देखो मैंने जब यहाँ पे बता दिया आपको, तो क्या हुआ, जब मैं यहाँ से घूमते हुए ऐसे चल रहा था तो यहाँ से ये बता दिया, फिर मैं जब यहाँ पहुंचा तो फिर से आपका रिवीजन यहाँ पे हो गया। तो चीजों को याद करेंगे ऐसे तो सब चीजें आसान यहाँ पे लगना शुरू हो जाएंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम गढ़वाल के प्रारंभिक समाचार पत्र अर्ली मिलस्टोन के बारे में बात करते हैं। जो माइलस्टोन थे उनके बारे में यहाँ पे एक बार हम लोग मेन चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1870 और 72 के आसपास मसूरी एक्सचेंज एवं मसूरी सीजन समाचार पत्र आते हैं। देखिए 1870 में जो आता है ना, मसूरी एक्सचेंज आता है, और 1872 में मसूरी सीजन आता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा मसूरी एक्सचेंज क्या था, मसूरी जीवन क्या था, ये क्या थे, समाचार पत्र थे। ठीक है, इसके साथ ही 1912 की मैं बात करूं तो गढ़वाल समाचार, गढ़वाल लेंसडाउन से, ठीक है, प्रकाशित पहला मासिक समाचार पत्र, जिसके संपादक कौन थे यहाँ पे, ये थे गिरिजादत्त नैथानी। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। 1918 और 1923 में पुरुषार्थ दुगड्डा से, पुरुषार्थ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दुगड्डा से आया, इसके भी किसके द्वारा, गिरिजादत्त नैथानी जी के द्वारा। और ये एक समाचार था, क्या था, मासिक पत्र था। क्या था आपका, एक मासिक पत्र था। तो आपको पुरुषार्थ के बारे में भी पता करना है, क्योंकि पुरुषार्थ के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में याद होना चाहिए। तो
18 से लेकर 23 तक गिरिजा नैथानी जी ने दुगड्डा से पुरुषार्थ नामक समाचार पत्र का क्या किया, नामक मासिक पत्र का संपादन किया। ठीक है, ये क्या था, एक मासिक पत्र था आपके लिए। आगे देखते हैं, इसी के साथ ही विशाल कीर्ति पौड़ी से, ठीक है, 1913 में, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र जो विशाल कीर्ति था, ठीक है, ये गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र था। देखिए अब यहाँ पे याद रखना, ये पत्र है और हमने अभी गढ़वाल अखबार पढ़ा गढ़वाली में, वो समाचार पत्र था, ये कंफ्यूज नहीं करना है। गढ़वाली भाषा का जो प्रथम पत्र है यह है विशाल कीर्ति, जो पौड़ी से निकला और किसने निकाला, सदानंद कुकरेती जी के द्वारा निकाला गया। ठीक है, सदानंद कुकरेती जी के द्वारा क्या, इसको संपादन किया गया, संपादित इसको किया गया। ठीक है, और इसको छपते थे बद्री केदार प्रेस जो था ना उससे, और गढ़वाली ठाट स्तंभ लेख है इसमें। ठीक है, तो विशाल कीर्ति पत्र में जो गढ़वाली ठाट से स्तंभ लेख भी इसमें लिखा गया था। क्या लिखा गया था, गढ़वाली ठाट नाम से एक क्या गया था, यहाँ पे स्तंभ भी लेख लिखा गया था, लेख लिखा गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए। देखिए पुरुषार्थ पत्र ने अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर तीखा व्यंग्य लिखा था। देखिए मैंने बोला ना, अल्मोड़ा अखबार जो था ना, ये 1918 के आसपास ही बंद हो जाता है, 17 के आसपास। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा था, जो अखबार था 1918 में बंद हो गया था। ठीक है, तो उसी को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आपको ध्यान देना है, चीजें आगे नहीं जानी है। तो ये जब बंद होता है, इसका शक्ति पत्र निकलता है साप्ताहिक, तो शक्ति से पहले यहाँ पे पुरुषार्थ के द्वारा जो अल्मोड़ा अखबार बंद होने पर एक व्यंग्य लिखा था, एक फायर के 3 शिकार, कूली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। तो आपको याद हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पूछी जाती है, तो आपको याद रखना ये कहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा, ये कहाँ पे लिखी गई थी। तो एक व्यंग्य लिखा गया था, एक फायर के 3 शिकार, कूली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, तो ये सब आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गढ़वाल स्वतंत्रता पूर्व का पत्रकारिता युग 1922 से लेके 1948 तक, पत्र जो गढ़वाल समाचार जो था उसके स्वतंत्रता पूर्व का पत्रकारिता का युग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए 1922 में तरुण कुमाऊं लेसडाउन से मुकुंदीलाल के द्वारा निकाला जाता है, छत्रीवीर पौड़ी और अभय देहरादून से विचारनंद सरस्वती ने। तो ये आपको याद यहाँ पे होने चाहिए। इसके साथ ही 1928 और 29 में गढ़देश समाचार पत्र निकलता है कोटद्वार से, कृपाराम मिश्र इसको निकालते हैं। ठीक है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे एग्जाम के लिए बन जाता है। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो 1936 और 38 में हितेशी जो पौड़ी से निकलता है, पीताम्बर दत्त बरतवाल को निकालते हैं। ठीक है, इसके साथ ही उत्थान 1937 में ज्योति प्रसाद माहेश्वरी निकालते हैं, और उसके बाद संदेश कोटद्वार से निकलता है 1938 में, कृपाराम हरिराम मिश्र के द्वारा इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, गढ़देश काफी पूजा पूछा जाता है, तो कोटद्वार से कृपाराम मिश्र के द्वारा यहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है, इसका आगे देखते हैं 1939 में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, कर्मभूमि। ठीक है, ये लैंसडाउन से निकलता है, भैरव दत्त धुलिया व भक्त दर्शन इसको निकालते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, तो भैरव दत्त धुलिया ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो पुस्तक भी लिखी थी, ये भी याद आपको जाकर क्वेश्चन पूछेगा, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो पुस्तक के लेखक कौन है, तो भैरव दत्त धुलिया है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो कर्मभूमि आपको याद रखना है, 1939 से लैंसडाउन से कर्मभूमि निकलता है, इसके संपादक के रूप में भैरव धुलिया और भक्त दर्शन जी कहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे 1942 में समाज चमोली से, जो समाज था ना, ये समाचार पत्र था, क्या था, एक आपका समाचार पत्र था एक। ठीक है, ये कहां से निकलता है, चमोली से निकलता है, राम प्रसाद बहुगुणा इसको निकालते हैं। ठीक है, कौन निकालते हैं, राम प्रसाद बहुगुणा जी इसको निकाल संपादक के रूप में इसका कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 1947 में युगवाणी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो युगवाणी कहां से, देहरादून से, और कौन निकालता है, भगवती प्रसाद पांथरी जी, कौन निकालते हैं, भगवती प्रसाद पांथरी जी इसको निकालते हैं। वो आचार्य गोपेश्वर कोठियाल, और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल जिसका संपादन करते हैं। ठीक है, याद रखना 1947 में देहरादून से युगवाणी का प्रकाशन होता है, और टिही राज्य जो प्रजामंडल था, ठीक है, उसके बारे में लिखने के कारण इसे रियासी पत्र कहा जाता था। क्या, रियासी पत्र भी इसको कहा जाता था, जिसका संपादन किया था। ठीक है, तो याद रखना इसे रियासती पत्र कहा गया था, और पहला अंक इसका 15 अगस्त 1947 को यहाँ पे आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे याद रखना है इसके बारे में। और इसी के साथ ही देखिए, अभी आपका वीडियो का जो एग्जाम हुआ था ना, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल पत्र कब निकाला गया था, तो ये 1948 में निकाला गया था। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, मसूरी थे सत्य प्रसाद रतुड़ी के द्वारा। ठीक है, और स्वर्ग भूमि प्रेस। अब देखिए अभी जिस हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं ना, अगर इन स्लाइडों को आप अच्छे से देखते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। आगामी आपका जो स्टेनो करेंट सहायक का एग्जाम होने वाला है, वहां भी आपको हेल्प करेगा। वहां पर भी देखिए जीएस का क्वेश्चन ज्यादा है, 56 क्वेश्चन उत्तराखंड के हैं वहां पे, तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो इन क्वेश्चन से ज्यादा बनेंगे। ठीक है, और उत्तर भारत जो आपका है महेश नानंद थपड़ियाल जी के द्वारा यहाँ पे निकाला गया था। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं, काफी ज्यादा है, इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना हिमाचल नामक साप्ताहिक पत्रिका ये निकाली गई थी, कब निकाली गई थी, 1947 में यहाँ से
निकाली गई, निकल आपको ये पता यहाँ पे होना चाहिए, सुनी, ठीक है। 1948 में आपको यहाँ पे याद रखना है इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं, 1948 है, ठीक है, इसको आप लोग याद यहाँ पे रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अब हम गढ़वाल क्षेत्र के समाचार पत्रों के बारे में देख लेते हैं, जो कंप्लीट रेफरेंस टेबल है उसको एक बार देख लेते हैं, तो इससे आपकी चीज यहाँ पे आसान होने वाली है। सबसे पहले आता है गढ़ रेवार, जो मेन होगा मैं हाईलाइट कर लूंगा, मेन लिखे मैंने वैसे। एक आपका है गढ़ रेवार, ये निकलता है 1973 से, और इसको निकलता कहाँ से है, ये उत्तरकाशी से निकलता है। कहाँ से? उत्तरकाशी से निकलता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उत्तरकाशी, ठीक है। कौन निकालते हैं? सुरेंद्र दत्त भट्ट संपादक एवं विशेष की बात करूं तो संपादक कौन है? सुरेंद्र दत्त भट्ट। इसके बाद पर्वतवाणी 1974 से पीताम्बर दत्त जोशी, ठीक है, ये कहां से निकलता है? ये भी आपका उत्तरकाशी से निकलता है। जनपद पूछा गया, ठीक है, जनपद कौन सा है? तो ये भी उत्तरकाशी, जनपद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उत्तरकाशी उत्तरकाशी हो गया। वीर गढ़वाल की बात करूं तो 1982 में बर्फिया लाल जाट के द्वारा, ठीक है, ज्वाठा होगा ये, ठीक है, ज्वाठा होगा ये, ज्वाठा, इसको याद रखना, इसको चीज का ना, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये भी निकलता था आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से ही निकलता था आपका। अगले बात करूं उत्तरी आवाज की बात करूं, उत्तरी आवाज ये संस्कृत में भाषा में था, और ये भी आपका उत्तरकाशी से था, ठीक है। इसकी डेट कोई, इसका सन कोई फाइनल नहीं है यहाँ पे। तिरहरी की बात करूं तो तिरहरी आपका 1985 में निकलता है, रघुवीर प्रसाद गैरोला इसको निकालते हैं, ठीक है। ये कहाँ से निकलता है? ये आपका टिहरी से निकलता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इनके जनपदों के बारे में, ये आपका टिहरी में देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ ही अगला देखते हैं, अगला हम बात करेंगे सत्यवीर कर्मयुग, ठीक है, सत्यवीर कर्मयुग की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा हिमाद्री गौरव के नाम से, ठीक है, हिमाद्री गौरव आपको यहाँ पे इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है धात, ये इंपॉर्टेंट है, धात बात के में है। धात 2001 में, ठीक है, लोकेश नवानी जी के द्वारा इसको निकाला गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट में ही कर देता हूँ यहाँ, ठीक है, तो आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। तो धात की मैं बात करूँ, लोकेश नवानी जी 2001 में, ठीक है, ये कहाँ से निकलता है? ये आपका देहरादून से निकलता है, ठीक है, ये कहाँ से निकलता है? ये आपका देहरादून से निकलता है। इसके बाद अगला आता है आपके पास आलोक समाचार, जो कि आपका ब्रेल लिपि, संपादक ब्रेल लिपि याद रख लेना, आलोक, ये भी आपका देहरादून से निकलता है। हिमवंत की बात करूं, ये आपका देहरादून से निकलता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमवंत कहां से है? आपका देहरादून से है, ये एक साप्ताहिक है आपका। इसके बाद वैली मेल और पर्वतजन, तो वैली मेल आपका देहरादून से निकलता है, पर्वतजन भी देहरादून से निकलता है, ये सब आपके क्या है? ये आपका मासिक है, ठीक है। उत्तराखंड दर्शन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, जो कि मासिक पत्र है, ये भी आपका देहरादून से यहाँ पे निकलता है। इसके बाद राष्ट्रीय ज्वाला की बात करूं तो ये आपका निकलता है दुगड्डा से निकलता है। जयंत दैनिक समाचार पत्र है। शक्तिपथ कर्मभूमि ये कोटद्वार से निकलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, शैलजा दर्शन की मैं बात करूं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। शैलजा दर्शन ये आपका कहाँ से निकलता है? जोशीमठ से निकलता है, ठीक है। इसके बाद ही अनिकेत, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अनिकेत समाचार पत्र अभी न्यूज में भी था करंट अफेयर में, तो आप लोग को बताना है, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा हुआ है ना, तो अनिकेत समाचार पत्र के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है। मैं तो अनिकेत समाचार पत्र के एक संपादक के रूप में उनको अभी एक अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में ही। अनिकेत समाचार पत्र के संपादक रहे हैं, वो कौन है, उनका नाम बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग करंट अफेयर क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये अनिकेत जो है आपका 1977 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये चमोली रुद्रप्रयाग से हो जाएगा। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? कुंवर सिंह, सॉरी, इसके जो संपादक थे ना, संपादक का नहीं है, बट यहाँ पे आपको याद है ये एक साप्ताहिक था। क्या था आपका? साप्ताहिक था, ठीक है। बट अभी ये आपको न्यूज में था, इसलिए करंट का क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, गढ़रेवार की मैं बात करूं, ठीक है, तो गढ़रेवार जो है 1975 से कुंवर सिंह के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। कहां से? कोटद्वार से। कहां से? आपका कोटद्वार से, ठीक है। अगला देखते हैं, बद्री विशाल, जो कि आपका कहां से निकलता है? हरिद्वार से निकलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेन चीजें थी, कुछ एक आध इंपॉर्टेंट चीजें और हैं। बाकी देखिए, गढ़वाली समाचार मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, हम पढ़ चुके हैं गढ़वाली समाचार के बारे में, ये आपका देहरादून से निकलता है, ठीक है। इसके साथ ही अगला है गढ़वाली समाचार पत्र की मैं बात करूं, ठीक है, गढ़वाली समाचार पत्र और गढ़वाल समाचार पत्र दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एक आप ये गढ़वाली जो समाचार पत्र देहरादून से निकलता है, और जो गढ़वाल समाचार पत्र है, ठीक है, ये आपका लैंसडाउन से निकलता है, ठीक है। ये दोनों चीज अलग है, गढ़वाली और गढ़वाल दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी युगवाणी, विशाल कीर्ति, शक्तिपथ कर्मभूमि के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब हम इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं यहाँ पे, उत्तराखंड इतिहास की विशेष शब्दावली, भूमि एवं काश्तकारी के बारे में, लैंड एंड टेंडेंसी के बारे में यहाँ पे हम चीजें आप देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछी जाती है शब्दावली। देखिए थात क्या होता है, सबसे पहले थात के बारे में, ये एक भूमि होती है, एक लैंड होती है, ठीक है। तो होता क्या है, थात क्या होती है? एक भूमि होती है। थातवान की बात करूं, थातवान ये भूस्वामी होते हैं, लैंड के ऑनर होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। खैकर की बात करूं, थातवान के स्थायी
कृषक होते हैं, ठीक है। जो धातुवान के स्थायी कृषक रहेंगे ना, परमानेंट एग्रीकल्चर टेंडेंट जो रहेंगे, ये आपके खैकर रहेंगे। सिरतान की बात करूं तो कृषि योग्य भूमि का वार्षिक भोगी जो भूस्वामी को वार्षिक किराया देता था, ठीक है। ये वार्षिक भोगी होते थे सिरतान, और ये क्या करते थे, जो भूमि का स्वामी होगा उसको वार्षिक किराया देंगे उस जमीन का, ठीक है। इसे ही सिरती की संज्ञा भी दी गई है, इन्हीं को ही क्या है, सिरती की भी संज्ञा दी गई है, ठीक है, याद रखना है। अगला है आपका बेनाम भूमि की बात करूं तो इसको वेस्टलैंड कहते हैं, जिससे गांव का स्वामित्व होता था, जिसमें गांव का जो स्वामित्व होता है, ठीक है, वेस्टलैंड कहते थे उसको, वेस्टलैंड कहते हैं, बेनाम भूमि कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं केसरी हिंद भूमि की बात करूं तो बंजर भूमि या जहां कभी खेती नहीं की जाती थी। तो केसरी हिंद भूमि कौन सी है, जो भाई बंजर जमीन है जहां पे कभी भी खेती वगैरह नहीं होती है। इसका स्वामित्व राज्य सरकार को प्राप्त होता था, ठीक है। देखिए अब जहां पे खेती वगैरह हो नहीं रही, बंजर जमीन है, तो उसका कौन करेगा स्वामित्व, उसका ऑब्वियसली राज्य सरकार करेगी। गूंठ या विष्णुप्रीति, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, गूंठ भूमि पूछेगा तो जो भूमि मंदिरों के रखरखाव के राजस्व के लिए प्रयोग होती थी, चाहे मंदिर के धर्मशाला बनेंगे या मंदिर उसको गूढ़ भूमि, ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगला है सजायत भूमि। सजायत भूमि कहती है, नाम से ही लग रहा है, वह भूमि जिसका बंटवारा नहीं होगा। संजायत मतलब सबकी, हम कहते हैं ना गांव में ये संजायत जमीन है, ये संजायत बर्तन है, जैसे आपके यहाँ कुछ इवेंट वगैरह होता होगा, किसी शादी होती है, किसी कुछ भी होता है, तो गांव के एक जो पंचायत घर होगा वहां से बर्तन वगैरह लाए, संजायत बर्तन लाए जाते हैं, ठीक है। ये सबके घर में होती है, अभी गुवा गढ़वाल में सब जगह होता है। अभी लाहौर का जो भात खाते हैं ना आप लोग, तो वहां पे आपने देखा होगा ये जो हिंदी, जो उधम सिंह नगर वाले हैं या फिर देहरादून वाले, जो हरिद्वार वाले हैं, काफी बच्चे देखते हैं, बता दो उनको, जो लाहौर भात होता है, मतलब एक जो आपके यहाँ जो पार्टी होती है ना, गैदर करके लोग खाना खाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ उसको कुमाऊं गढ़वाल में क्या कहते हैं, उसको उसको कहते हैं लौर भात कहते हैं, ठीक है। मतलब लौर में बैठा के सबको इकट्ठा बैठा के खाना खिलाया जाता है, बड़े बड़े तौलों में खाना बनता है, ठीक है, पीतल के बड़े बड़े तौले होते हैं, उनमें खाना यहाँ पे बनता है। और जो आपके ये जो ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण लोग इसको खाना बनाते हैं, जो चौथानी ब्राह्मण होते हैं, ये लोग इसको खाना बनाते हैं, ठीक है। देखिए इससे बहुत चीजें क्लियर यहाँ पे हो जाती है। तो बट संजायत भूमि जो होती है वह भूमि जिसका बंटवारा नहीं किया गया, जिसका स्वामित्व गाँव के संपूर्ण निवासियों या कुछ परिवारों के पास ही होता है, उसको संजायत भूमि यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेन मेन चीजें हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब कुछ मेन मेन चीजें और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें कुछ मेन चीजें हैं, इनको भी देखिए। अब हम ऐतिहासिक शब्दावली, प्रशासन एवं राजस्व की चीजें देख लेते हैं। देखिए है ये वही चीजें, ठीक है। यहाँ हमने पहले भूमि एवं काश्तकारी की जो जो जहाँ पे टर्म्स थे उनको देख लिया है। अब हम वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू की चीजें को देखेंगे। राज्य या शासक की बात करूं, सबसे पहले जो होता था ना वो राजा, राज्य जो स्टेट और रूलर की बात करूं, फिर उससे नीचे जो होते थे ना वो थोकदार होते थे। अब थोकदार क्या करता था, राज्य व प्रधान के मध्य राजस्व का वित्तीय अधिकारी ये होता था। क्या होता था, राज्य व प्रधान के मध्य राजस्व का अधिकारी, वित्तीय अधिकारी को होता था थोकदार होता था। आगे देखते हैं, अब इसमें दो चीजें होंगी, एक कमीण या सयाना या बूढ़ा होगा। अब ये क्या होता था, तो गांव में राजस्व एकत्र के काम करता था। दक्षिण गढ़वाल में इनको कमीर कहते थे और उत्तर गढ़वाल में इनको सयाना कहते थे, और भोटिया में इनको बूढ़ा कहते थे। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कमीर या सयाना या बूढ़ा क्या होता है, ठीक है। तो कमीर सयाना ये जो होते हैं, ये होते हैं, ये क्या करते थे, गांव में राजस्व एकत्र करने का काम करते थे। दक्षिण गढ़वाल में इनको कमीर कहते हैं, उत्तर गढ़वाल में इनको सयाना कहते हैं, और भोटिया में इनको बूढ़ा कहते हैं। ये है पूरा सब एक ही, ठीक है। घर प्रधान की बात करूं तो मध्यकालीन भू प्रबंधन के अंतर्गत ऐसे गांवों के प्रतिनिधि जिनके क्षेत्र के सभी कृषक मात्र खैकर होते थे, ठीक है, तो उन्हीं को ही यहाँ पे घर प्रधान कहा जाता था, ठीक है। तो आपको ये पता इसके बारे में भी होना चाहिए। आगे देखते हैं, कोटाल क्या है, तो ग्राम प्रधान के अधीन एक कर्मचारी होता था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है रिसेंट में ही, कोटाल क्या है, तो ग्राम प्रधान के अधीन एक कर्मचारी और होता था, उसको यहाँ पे कोटाल कहते थे। तो ग्राम प्रधान वंशागत होते थे, ये राजस्व का एकत्र का काम करते थे, इसी के अंतर्गत एक कर्मचारी और होता था, उसको कोटाल कहते थे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड की बात करूं तो खसरा खतौनी जो होती है वो क्या होती है, जमीन संबंधी लेखा जोखा। अभी कभी आप तहसील में जाते होंगे ना, तो अपनी जो वहां से क्या है, अपनी खतौनी निकालते हैं, जमीन का लेखा जोखा निकालते हैं, उसको यहाँ पे खसरा खतौनी कहते हैं। थप की बात करूं तो कत्यूर काल में शासकों के प्रशासनिक भवन थे ना, उनको थप कहा जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि थप क्या थे करके, ठीक है। तो थर्प जो थे, थर्प कहेंगे या फिर थर्प थप कहेंगे, तो कत्यूर काल में शासकों के प्रशासनिक भवन यहाँ पे ये होते थे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब हम ऐतिहासिक शब्दावली, प्राचीन कर व्यवस्था के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। चीजें वही हैं, बट आपको चीजें यहाँ पे
अलग अलग टाइप से बताई जा रही है। ठीक है, कभी कभी आपको कंफ्यूज, जैसे आप लोग पढ़ते हैं जब बुक में ना, उनमें एक साथ सभी शब्दावली दी आती हैं, तो आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं कि ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वाली चीजें हैं, ये आपकी लैंड वाली चीजें हैं, या ये आपकी जो है प्राचीन कर टैक्स की चीजें हैं। ठीक है, वहां सब सेम होती है। अब मैंने क्या किया है, हर चीज को अलग अलग दे दिया आपको समझाने के लिए। जितने भी आपके जो यहाँ पे शब्दावली भूमि संबंधित थी वो मैंने आपको यहाँ पे दे दी, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन और रिवेन्यू की थी वो मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। अब हम टैक्स जो है, अब टैक्स को हम यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब पहला आपका आता है सोनी शहर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सोनी शहर क्या होता है, तो टिहरी राज्य के शासनकाल के में वसूल वसूल किया जाने वाला ये कर होता था। प्रत्येक बोई हुई गाय भैंस पर, जो गाय ब्योई जाती है, ठीक है, जो बच्चा देती है, तो चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, तो प्रति वर्ष सवाई शेर के हिसाब से इनके द्वारा टैक्स जाता है, उसको ही सोनी शेर कहते थे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको भी नहीं पता होगा, जो ठेठ पहाड़ी कहते हैं ना, उनको भी नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत पुरानी टर्म्स थे। ठीक है, तो सोनी शेर टिहरी राज्य के शासनकाल में वसूलने वाला एक कर होता था, जो क्या होता था, जो ब्याई हुई गाय या भैंस होती थी ना, उससे प्रति वर्ष सवाई शेर के हिसाब से यहाँ पे वसूला जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब थे भातों कर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम भातों कर क्या है। तो भातों कर क्या होता है, तो मध्यकालीन कुमाऊं में, ठीक है, मध्यकालीन कुमाऊं के शासकों द्वारा खेतीहर प्रजा पर लगाया जाने वाला एक कर होता था। किसानों से दाल, चावल, नमक, घी बकरा जाता था। इसको ही भात कर कहते थे। ठीक है, भात तो वैसे जैसे मेन तो भात है ना, भात कर मतलब भात वगैरह खिलाया जाता था, जैसे आपने देखा होगा लौर वगैरह भात खिलाया जाता है, तो इसमें ये भात बाकरो भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें एक भात बाकरो भी है, जिसमें क्या होता है, मध्यकालीन में वही खेती प्रजा ज्यादा किस्मों से इसको भात बाकरो या भात करो कहो, या फिर भात बाकरो भी कहो। ठीक है, चावल वगैरह बकरे वगैरह दिया मतलब खिलाना होगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है फेरा भात। फेरा भात क्या होता था, तो शासकों के दौरे पर जाने वाले राज कर्मचारियों के लिए लिया जाने वाला एक प्रकार कर होता था, खाद्य सामग्री। तो मतलब फेरा भात क्या है ना, तो ये फेरे पे आते थे लोग, जो फेरा लगाने आते थे, उनको कर दिया था या तो भात खिलाओ या उनको चावल वगैरह दे दो। तो भात मतलब चावल ही होता है, हमारे यहाँ चावल को भात कहते हैं। तो सिंपल था, ये खाद्य सामग्री के रूप में जो मध्यकालीन शासक थे, वो जब कर्मचारी जब क्या करते थे, फेरे पे जाते थे, ठीक है, तो उनसे ये कर उनके लिए दिया जाता था यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ रखना है। तो निवासी जो होते थे वो इसको देते थे, कि अपने साथ वहाँ पे उसको ले जाते थे। ठीक है, अगला है बिरोड़ी क्या होता था। ठीक है, बिरोड़ी के बारे में एक बार हम समझ लेते हैं, बिरोड़ी क्या है करके। ठीक है, बिरोड़ी का मतलब होता है आपका एक प्रकार का बेगार कर था। ठीक है, फोर्स लेबर टैक्स था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बिरोड़ी बिरोड़ी क्या था, एक बेगार कर था। ठीक है, फोर्स लेबर टैक्स था। आठ कर क्या होता था, युद्ध संबंधी कर, जो सेना ठहरने नामक स्थान। देखिए अब होता क्या था, आठ कर मतलब होता था जब सेना कहीं युद्ध के लिए जाएगी, उस जगह पे ठहरेगी, तो उनका रहने का, खाने का, पीने का, तो उसके लिए यहाँ पे आठ कर लिया जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है अठवाड़ क्या थे। देखिए बलि पूजा का एक रूप होता है अठवाड़। ठीक है, याद रखना अठवाड़ क्या है, तो बलि पूजा का एक क्या है, ये आपका एक प्रकार यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेन चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। दंडक की बात करूं, तो शासक के प्रति जनता का विरोध करने का जो तरीका होता था ना, उसको दंडक कहते थे। दंडक विद्रोह के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है दंडक क्या था, शासन के प्रति जनता का विरोध करने का एक ये तरीका यहाँ पे होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे ऐतिहासिक शब्दावली देख लेते हैं, किसकी, समाज, श्रम एवं न्याय की, सोसाइटी, लेबर लेबर और जस्टिस के बारे में। पहला आता है हल्या। हल्या क्या होते थे, ठीक है, हल्या होते थे यहाँ पे, ये होते थे बड़े भूस्वामी खेतों में काम करने के लिए हलियों की नियुक्ति करते थे। आपने देखा होगा हलिया जो हल लगाते खेतों में, तो बस वही था, बड़े जो भूस्वामी होते थे वो खुद तो काम करते नहीं थे, वो हलियाओं की नियुक्ति करते थे, वो उनके खेतों में काम वहां पे करते थे। अट्टा सट्टा क्या है, ये विवाह की एक प्रकार का विवाह होता था, एक प्रकार का। इसके साथ ही गंगनाथ देवता की बात करो, तो अल्मोड़ा में घर घर पूजे जाने वाले एक देवता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है गंगनाथ देवता के बारे में, गंगनाथ बाबा के बारे में। यही माने जाते हैं कि नेपाल से आए थे करके यहाँ पे। ठीक है, सदावर्त क्या होता है, वह अनुदान जो धर्मार्थ कार्यों के लिए उपयोग या तीर्थार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए प्रयोग होता था, उसको सदावर्त यहाँ पे कहा जाता था। ठीक है, बाकी हमने आगे एक चीज और पढ़ी थी, वो आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमने पढ़ी हुई है, एक आपकी पटरंग वाली प्रथा है। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए एक आता है हड़गवाल। ये क्या होते हैं, मध्यकालीन कुमाऊं की दंड व्यवस्था। यह साडिक दंड का एक रूप था। लकड़ी के एक भारी लट्ठी के बीच फाड़कर दंडित व्यक्ति के पांव, देखिए आपने देखा होगा ना, आपने बांस देखा है, सिंपल बताता हूँ, बांस होता है, अगर बांस को बीच कभी फाड़ो ना, तो उसके बीच में उंगली आपकी कहीं फंस जाती है ना, तो आपको कितना दर्द होता है, बस यही है वो। तो इसमें क्या होता था, कुमाऊं में एक दंड व्यवस्था थी मध्यकालीन में, जहां पे क्या होता था, साडिक दंड के रूप में था, ये लकड़ी के एक भारी लट्ठी के बीच में फाड़कर दंडित व्यक्ति के पांव उसमें फंसा दिया जाता था। सिंपल वही है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, आपके बीच में लकड़ी की जब उस दरार आती है, तो आपकी उंगली उसमें फंस जाती है, दर्द होता है, तो वही था एक प्रकार से। ठीक है, कुंडाखार प्रथा भोटियों की एक क्या थी, व्यापार प्रथा थी।
ठीक है। तो गुंडाकार प्रथा पूछी जाती है तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो भोटिया व्यापार क्या था, गमन्या गमन्या पद्धति है। क्या है ये आपकी एक गमन्या पद्धति है। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे लिख लो यहाँ पे। ठीक है, गमन्या पद्धति है। पतरंग वाली प्रथा हमने पढ़ा इंद्रचंद्र के समय पे। जो ये क्या थी, जो आपकी ये पतरंग वाली प्रथा थी ना, ये क्या थी, इसमें क्या होता था, जितनी झूठे खबर आप झूठी खबर फैलाओगे ना, तो इसमें जो आपका सॉरी, इसमें जो आपका जो सॉरी उतना ज्यादा यहाँ पे रंग क्या कहते थे, रंग चढ़ता है करके उसके ऊपर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो आपका इंद्रचंद्र है, संबंधित पटरंग वाली प्रथा का संबंध किससे है। ठीक है, तो पटरंग वाली प्रथा का जो संबंध है वो इंद्रचंद्र से है। तो इसके द्वारा जितनी आप झूठी खबर यहाँ पे फैलाएंगे, उतनी झूठी खबर के बाद क्या होगा, आपका जो यहाँ पे इसका रंग होगा, ठीक है, रेशम का जो रंग होगा वो क्या होगा, काफी ज्यादा चढ़ेगा, ऐसा कहा जाता था। ठीक है, तो इसलिए रेशम के उत्पादन से संबंधित यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए रेशम रंग की झूठी प्रथा के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। आगे देखते हैं, गैरागर्दी क्या है। तो चंद्र शासन देवी चंद्र के समय काल में को कहते हैं गैरागर्दी। यहाँ पे ठीक है, विद्रोह वगैरह हुआ था तो इसको यहाँ पे गैरागर्दी यहाँ पे कहा जाता है। तो चंद्र शासक देवी चंद्र के समय पे काल को ही गैरागर्दी काल भी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, एक आपका चीजें और है, इनको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक दो चीजें हैं, उनको यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, एक बार नोट कर लेंगे। एक आपका चंपुली क्या है। देखिए, अगर आपको शब्दावली पढ़नी है ना, तो मैंने डीडी शर्मा की पूरी बुक करवा रखी है। ठीक है, 13 वीडियो है, पूरी शब्दावली, पूरी जितनी उत्तराखंड की शब्दावली पूछी जा रही है ना, वो पूरी करवा रखी है। आप उन वीडियोस को एक बार देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है डीडी शर्मा जी की, तो उसको एक बार कर लेंगे तो आपके सभी डाउट जो शब्द आ रहे हैं ना, वहां से कवर हो जाएंगे। वहां सब मैंने करवा दिया। चंपुली क्या था, चंपुली एक सौका जनजाति में लोक नृत्य था। क्या था, एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो इसके बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम ऐतिहासिक शब्दावली के बारे में देख लेते हैं। भूगोल, जल, कृषि से संबंधित जितनी भी चीजें आएंगी। पहला आपका गजार और सीमार। तो गजार और सीमार क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, पहाड़ में उस भूमि को गजार या सीमार कहा जाता है जहां प्राकृतिक स्रोत से लगातार पानी सा रहता है। आपने देखा होगा नदी के आसपास या आपके जो खोले होते हैं ना, वहां पे क्या होता है, पानी हमेशा रहता है। तो आप क्या करते हैं ना, गजार बहुत सीमार हो रहा है, मतलब खेत, यहाँ पे मिट्टी क्या अच्छी उर्वरक हो रही है, अच्छी नमी हो रही है, तो उसको ही सीमार या गजार भूमि कहते हैं। गुल की बात करूं तो खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहरें होती हैं। जैसे आपके आसपास कोई आपके घर के आसपास देखा होगा, खेतों के आसपास जहां से पानी जा रहा होगा, नदी होगी या आपका खोला जैसा होगा। ठीक है, तो अपनी खेत के लिए आप नाली जैसी काट लेते हैं, तो उसी को यहाँ पे गुल कहते हैं। ठीक है, नौले की बात करूं, एक प्राकृतिक स्रोत होता है, भूमिगत जल यहाँ पे एकत्र होता है। खासकर आपका जो घर से जब आप पहाड़ों से नीचे आते होंगे, जब आप नीचे थोड़ा प्लेन आता होगा, जहाँ पे एकदम नीचे जमीन का एक क्या होता होगा, पहाड़ से यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वहां पे देखा होगा पूरा पहाड़ का पानी ना एक जगह इकट्ठा होता है, पानी उजबता कहते हैं। तो पुराने पौराणिक नौले काफी फेमस है उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसके लिए अभी एक सरकार ने स्कीम भी चलाई है। ठीक है, नौला मेरा धाला मेरा। ठीक है, तो आपको याद रखना, करंट अफेयर पढ़ते हैं साथ साथ में। तो नौला होता है, भूमिगत जल को एकत्र करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पे नौले का पानी अभी यूज किया जाता है पीने वगैरह के लिए। ठीक है, खाल की बात करूं तो वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा, जहाँ पे आप लोग आपके गांव में या जहाँ आपके जंगल में गाय वगैरह आप चराने के लिए जाते होंगे, तो वहाँ पे अभी सीजन है ना बरसात का, तो अभी वहाँ पे देखा होगा आप लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े गड्ढा करके आते हैं या खुद ही बन जाते हैं प्राकृतिक टाइप से। ठीक है, तो वहाँ पे जो पानी होता है इकट्ठा होता है, तो गाय वगैरह इसमें से खाल से ही पानी पीते हैं। ठीक है, अगला है आपका धारा की बात करूं मैं, तो पेयजल के सामान्य स्रोत माने जाते हैं और घाटियों एवं चोटियों की जगह देखने को मिलते हैं धारा। ठीक है, पानी आता है, जिसके पानी आता है पहाड़ों से। इसके साथ ही आगे देखते हैं, तो हम लैंड एंड रूरल लाइफ के बारे में बात करते हैं, भूमि ग्रामीण जीवन के। पहला आता है घराट के बारे में। देखिए, पंचक्की या आटा पीसने के लिए, देखिए होता क्या था, ये घराट है ना, होता क्या, जैसे नदी नदी जा रही है। ठीक है, तो नदी जा रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नदी को ऐसे हल्का काट लिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, घर जैसा यहाँ पे एक चक्की लगा देंगे। अब जब पानी आएगा ना, तो एक लकड़ी का एक होगा इस टाइप से, तो वो पानी से घूमेगा और यहाँ पे चक्की लगा जाएगा यहाँ पे घराट। तो इससे यहाँ पे पुरानी जब चक्कियां नहीं होती थी ना, तो पहले आपके पास यही चलते थे, घराटी चलते थे। तो यहाँ पे आटा पीसा जाता था। पानी से क्या होगा, ये लकड़ी घूलेगी घूम घूम और ये अपने आप घूमेगा, तो इससे आटा आपका पिसेगा। यहाँ पे चुपटोला की बात करूं, छोटे जल क्षेत्र जिसका उपयोग चरावाय मवेशी करते हैं, इसको चुपटोला कहा जाता है। खील की बात करूं तो बंजर भूमि के लिए कहते थे खील, तो बंजर भूमि जो होती है उसको यहाँ पे खील कहा जाता है। ठीक है, चट्टी की बात करूं, देखिए यात्रा पथ पर बने विश्रालय होते, जैसे आप जब केदारनाथ गए होंगे, आपसे बहुत लोग, आप केदारनाथ साइड से बहुत से लोग देखेंगे, तो आपके आसपास ना हनुमान चट्टी होगी, तो वो चट्टियां जो है वो नाम ही बाद में ऐसे पड़ गए। तो जो यात्रा पथ पर बने जो विश्राम गृह होते थे उनको चट्टी कहते थे, अब बाद में ही फेमस हो गए। ठीक है, उन्हीं नाम से इनका नाम पड़ गया यहाँ पे। डाकर की बात करूं, डाकर कौन होते थे, तो पैदल चलकर मंडियों से व्यापार करने वाले
ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग क्या कहते हैं पैदल चल के दूर-दूर मंडियों में जाके अपना सामान वगैरह बेचते थे, उनको यहाँ पे डाकर कहा जाता था। ठीक है, तो ये मेन चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे अन्य मापन की पद्धतियां। देखिए आज की जो स्लाइड है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है, इसलिए मैं प्यार से आराम से पढ़ा रहा हूँ, वीडियो लंबी बनने वाली है और मैंने एक एक चीज को अच्छे से डिस्क्राइब यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अन्य मापन की पद्धतियां, जो ग्रेन मेजरमेंट सिस्टम है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पहले आता है तामी। तामी क्या होता है? यह मध्यकालीन उत्तराखंड के एक अन्य मापक पात्र था जो कि तांबे का बना होता था। ठीक है, तामी क्या था? तांबे का बना होता था और ये मध्यकालीन उत्तराखंड में अन्य मापक के लिए यूज होता था। ठीक है, पाथा क्या होता है? तो गढ़वाल क्षेत्र में अन्य मापने का एक परिणाम होता था, परिमाण माप होता था, ये पाथा है। ठीक है, अब देखिए अभी हिंदी में ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे इसमें से परिमाणवाचक कौन सा है, तो पाथा दे देगा ना, सीधे वहां पर क्लिक कर लेना आप लोग। ठीक है, पिड़ाई की बात करूं तो इसे अन्य माप के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भी आपका पिड़ाई हमें देखा ना, एक हम पहले अभी तो याद, पहले तो क्या होता है, दादी लोग क्या करते थे, कभी किसी से आटा लाएंगे, एक पीढ़ा आटा ले आए, जैसे घर में आटा नहीं होता है तो किसी से मांग के ले आए, एक पीढ़ा आटा ले आए, एक पीढ़ा चावल ले आए, फिर बाद में जब अपने पास हो जाएगा पिसा के ले आएंगे, तब जाके उनको दे देंगे, तो पीढ़ा के हिसाब से ले आता था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 16 पाथा बराबर एक द्रोण होता है। द्रोण भी क्या है? एक मेजरमेंट है। ठीक है, तो प्रचलित एक अन्य मापक पात्र है ये भी। दो कूड़ी की बात करूं बराबर एक पाथा होता है। दो माणा बराबर एक कुली होता है और दो तामी बराबर एक माणा या फिर एक सैर होता है। ठीक है, ये आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। अब हम बात करेंगे पारंपरिक अन्न भंडार के बारे में, काष्ठ एवं जो बांस की चीजें बनी होती थी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए कोठार क्या होता है? तो यह लकड़ी से बनी होती है। इसे अनाज संग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें अनाज लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो आपके घर में भी कोठार वगैरह होते होंगे, एक भकार होता है, एक कोठार होता है। ठीक है, तो कोठार को सिंदूर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें चीजें रखी जाती थी। डडोला या डोलना की बात करूं, यह प्राय रिंगाल या ये है, ठीक है, रिंगाल का बना होता था। इसे अन्य मापक के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, अगला देख रहे हैं ढकोला। ढकोला की बात करूं तो यह गढ़वाल में खाद्य बीज भर संग्रह के लिए रिगाल से निर्मित किया जाता है। कोंडा या क्वाट की बात करूं तो खाद्य संग्रह हेतु उपयोग रिंगाल से निर्मित होता है। सोल डडोड़ा या आठ डोन अन्य इसमें आता था। ठीक है, इसके साथ ही भकार की बात करूं, देखिए गलत दिया हुआ है, भकार भी एक सिंदूर टाइप का ही होता है। ठीक है, इस टाइप से सिंदूर का बना होता है, बड़े बड़े अलग अलग साइज के होते हैं। ठीक है, तो इसी में ये ऊपर से खुलता है। ठीक है, यहाँ से खुलता है। तो इस भकार में प्राचीन समय में पर्वतीय क्षेत्र में यह खाद्य संग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इनने ये दे दिया, पर भकार भी इस टाइप का होता था, मतलब अंदर ही घर के अंदर ही होता था, बस वो लकड़ी का यहाँ पे बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम पारंपरिक अन्न भंडारण की चीजों को यहाँ पे देख लेते हैं। चर्म पात्र या फिर जो चर्म से चीजें बनी होती थी या विशिष्ट पद्धतियां जो होती थी। ठीक है, लेदर से जो चर्म पात्र लेदर के जो होते हैं, देखिए एक था खुलोटी। खुलोटी क्या होता है? यह छोटी आकार की होती है। इसमें दालें, हल्दी या अन्य 4-5 किलो वजन इसमें रखा जाता है। ठीक है, खाल की बात करूं, देखिए अभी हमने जो ऊपर भकार पड़ा और कोठार पड़ा, इनमें खासकर जौ, चावल या फिर गेहूं रखा जाता था या फिर मडुआ रखा जाता था। ठीक है, अब जो आपके पास यहाँ पे जो कुलेठी है ना, छोटे जैसे दाल वगैरह रखने के लिए। ठीक है, तो दाल वगैरह इसमें रखे जाते थे। खाल की बात करूं, यह बकरे की खाल से बना होता था। बोरी के स्थान, ये काफी मजबूत होता है। ठीक है, अभी भी आप पुराने देखना घरों में ये होता है, अभी देखने को मिलता है, आटा वगैरह पिसाया जाता है इसमें, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है। ये बहुत मजबूत, पानी का इसमें बरसात वगैरह होगी ना तो इसमें असर नहीं होगा पानी का। ठीक है, बकरे की खाल से बना गेहूं, धान, मडुआ आदि अनाजों को घरगट से पीसनी थी। मैंने कहा ना आपको, ये खोल गया। तो जैसे खलूटा है, खलूटा क्या होता था? जैसे मैंने बोला घराट से आप लोग सामान घराट से आटा पीस के ला रहे हैं, तो इसमें आपका मडुआ वगैरह पीस के लाएंगे यहाँ पे खलूटा में। अगला है गटोल की बात करूं मैं, तो आकार छोटा होता है इसमें, इसमें 1-2 मन अनाज ही आ पाता है, छोटा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भतूरा या डोबड़ी क्या होता है? तो चौलाई के भंडारण के लिए, चौलाई जो होता है ना, चोला उसको रखने के लिए होता है। चौलाई कई वर्षों तक खराब इसमें नहीं होता है। ठीक है, अगला है छन्नी या जिसको करिए मटियावा कहते हैं। ठीक है, छन्नी वगैरह आपने देखा होगा ना छानने के लिए। तो गढ़वाल में गेहूं, जौ, मडुआ दालें कुटाई के बाद इसको छानने के लिए, गढ़वाल में भी होता है, गढ़वाल लिखा हुआ है, इसको कुमाऊं भी कर लेना आप लोग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट छन्नी यहाँ पे यूज आएगी। हमारे यहाँ छन्नी नहीं कहते, छन्ना कहते हैं। ठीक है, दो टाइप का होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। पंचायत अनाज भंडार। लगभग 9 दशक पहले उत्तराखंड में कई गांवों में, विशेषकर गढ़वाल में, एक पंचायत अनाज भंडार का प्रयोग किया जाता था आपातकाल के लिए। होता क्या था, कभी आपातकाल कुछ चीजें होगी, इमरजेंसी आ गई ना, तो पंचायत के अंतर्गत सब लोग इकट्ठा करे होते थे। तो वहां से जिसके यहाँ आपातकाल आ गया, मतलब या जिसके घरों में अनाज वगैरह नहीं है, तो वहां से उसको पूर्ति के लिए यूज होता था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। काफी चीजें हमने कवर कर ली हैं आज। अब हम एक बार निष्कर्ष के बारे में देख लेते हैं, हमने जो पढ़ा हुआ है। तो उत्तराखंड का ऐतिहासिक ताना बाना की बात करूं मैं, तो देखिए पत्रकारिता का जागरण की बात करूं, इसमें क्या था, अल्मोड़ा अखबार से लेकर हमने युगवाणी तक समाचार पत्रों ने कुली बिगाड़ और रियासती
अत्याचारों के खिलाफ जनमानस की आवाज उठाई समाचार पत्रों ने। देखिए ये समाचार पत्रों का अभी भी आप देख रहे हैं ना, मीडिया का काफी, अभी देखिए मीडिया तो अभी आपको पता ही है इसका क्या हाल हो रहा है। अभी वैसे भी जब से जंतर मंतर वाला कांड हो रहा है उसके बाद देख ही रहे हैं आप लोग कितना कवर किया मीडिया ने। अभी हमारी रैंक क्या है, जो नई डेटा है 51 रैंक है उसमें हमारी मीडिया की, ठीक है। बट पत्रकारिता और मीडिया का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे समाज को सुधारने के लिए, सरकारों से क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि जब जन अखबारों में, न्यूज मीडिया में जब चीजें उजागर होंगी, जो भ्रष्टाचार की चीजें होंगी, तो जनता तक बात पहुंचेगी, जनता तब सरकार से सवाल यहाँ पे करेगी। बट अभी के टाइम पे हमें मीडिया चीजें दिखाती नहीं है। जटिल सामाजिक प्रशासनिक संरचना की बात करूं तो थातवान, खैकर, सयाना जैसी शब्दावली एक गहरी कृषि आधारित कर व्यवस्था को दर्शाती है, जिसने पत्रकारिता को के मुद्दे को भी यहाँ पे जगह दी थी। बात करूं स्वदेशी कौशल और पर्यावरण अनुकूल की बात करूं तो पाथा जैसी मापन प्रणाली और कोठार भकार जैसी भंडार विधियां उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। पर्वतीय पर्यावरण के प्रति गहरी अनुकूल प्रमाण यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की पत्रकारिता केवल राजनीतिक ही नहीं थी, यह खाद भूमि के अधिकारों, बिरोड़ी बेगार के विरोध और पर्वतीय जीवन शैली के संरक्षण का भी एक संघर्ष, समग्र संघर्ष था, संघर्ष देखने को मिलता था। तो उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास रहा है और अभी भी रहा है, आगे भी रहेगा। और मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, कभी भी आपके आसपास जो चीजें होती हैं तो सरकार से सवाल करना सीखिए। पत्रकारिता के जो पत्रकार आते हैं आपके पास, उनसे सवालों के बारे में बताइए, उनसे बोलिए कि हाँ एक निष्पक्ष पत्रकारिता क्या होती है और एक समाज के लिए पत्रकारिता कितनी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ध्यान देना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको कुछ चीजें चीजें समझ में आई होंगी, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की यहाँ पे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आपके लिए मैं आगे भी ऐसी वीडियो से बनाते रहूंगा, तो चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। अगली वीडियो में हम उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये चीजें यहाँ पे हिस्ट्री की चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर हम सारी चीजों को स्टार्ट करेंगे। उत्तराखंड के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, फिर उत्तराखंड के जीके के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।